Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying globalization and the Indian economy and today we will be discussing the impact of globalization in India. तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि why do you think your favorite global brand are now so easily available in India? Now let's put on our thinking cap. अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर आसानी से मंगा सकते हैं। जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन ने हमारी पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा बाजार बना के रख दिया है, जिसकी वजह से आज की डेट में जो टेरिटरीज हैं यानी जो बाउंड्रीज का जो बैरियर है वो धीरे धीरे फेड हो गया है, जिसके चलते मैं अपना कोई भी मनपसंद प्रोडक्ट जो दुनिया में किसी भी कोने में मिलता है वो मैं इजीली इंडिया में मंगा सकता हूँ। हालांकि उसके डिलीवरी में टाइम लग सकता है, बट कहीं ना कहीं हम ये तो मानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने इस पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया है। तो चलिए आज के सेशन में हम कुछ ऐसे ही पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात करेंगे जो इंडिया में हमें ग्लोबलाइजेशन के देखने को मिलते हैं। तो लगभग 20 सालों के अंदर ही अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। आप सोचेंगे कि सर कैसे ट्रांसफॉर्म किया है? ट्रांसफॉर्म ऐसे किया है क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर दिया है और इसी कंपटीशन में इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आमने सामने आ गए हैं और इसी कंपटीशन का सबसे पहले फायदा मिलता है हमारे कंज्यूमर्स को। और पर्टिकुलरली कौन से कंज्यूमर्स? जो वेल ऑफ सेक्शन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर गरीब हैं वो कहीं ना कहीं इस वाली टाइप ऑफ प्रॉब्लम से डील नहीं करते। उनके पास बेसिक चीजें होती हैं और वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे ही स्टक करके रहते हैं। जबकि अगर हम वेल ऑफ सेक्शन की बात करें तो वो लोगों के पास हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो आप इकोनॉमिक्स में 11th-12th में भी पढ़ेंगे। पर कहीं ना कहीं इससे फायदा तो बहुत मिला है, क्योंकि आपके पास और दिखाओ कहने की फैसिलिटी आ गई है, बहुत सारी चॉइस, बेटर क्वालिटी और लोअर प्राइस के साथ। तो ये कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ कंज्यूमर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड पहले हुआ करता था वो आज की डेट में काफी ज्यादा एनहांस हो गया है। तो क्या ग्लोबलाइजेशन के सारे फायदे कंज्यूमर को मिले हैं? नहीं, कंज्यूमर के बाद बात करते हैं प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स की भी, क्योंकि इनकी लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहले अगर हम बात करें एमएनसीज इन इंडिया की, तो बहुत सारी एमएनसीज इंडिया में अट्रैक्ट होती हैं। कौन से सेक्टर में? जैसे कि सेलफोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट फूड एंड बैंकिंग। ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये एमएनसीज इन सेक्टर्स में अपने इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ा रही हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं वर्कर्स को मिला। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हुई, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स को जॉब मिली। साथ ही साथ हम देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एमएनसीज के साथ टाई अप किया या हम कहें कि कोलैबोरेशन किया, जिसका फायदा उन इंडस्ट्रीज को मिला। इसके अलावा कुछ लोकल रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं वो भी इन एमएनसीज के साथ जुड़ गए और उन्हें भी प्रोस्पेरिटी मिली। इसके अलावा क्या आपको नहीं लग रहा कि हमने यहाँ पर इंडियन एमएनसीज की बात नहीं करी? तो वो कैसे पीछे रह सकते हैं? बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी ग्लोबल लेवल पे अपना नाम बना पाई। कैसे? इस कंपटीशन के चलते इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने प्रोडक्शन को बहुत बेनिफिट किया। कैसे? इस कंपटीशन के चलते उन्होंने बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, नए नए मेथड्स को अपनाया और अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को बहुत तेजी से एक्सपैंड किया, जिसका फायदा उन्हें ग्लोबल लेवल पे मिला। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में है, इसके अलावा इन्फोसिस आईटी, रेनबेक्सी मेडिसिन, एशियन पेंट्स पेंट्स के सेक्टर में, सुंदरम फास्टनर्स नट्स एंड बोल्ट के सेक्टर में। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी ही इंडस्ट्रीज हैं जो ग्लोबल लेवल पे अपना कमाल दिखा रही हैं। अब इसके बाद क्या सिर्फ इंडस्ट्रीज तक बात रहेगी? नहीं, हम देखते हैं कि ग्रोथ सर्विस सेक्टर में भी बहुत तेजी से आती है, क्योंकि इसका पूरा क्रेडिट जाता है आईटी सेक्टर को। कहीं ना कहीं इस सेक्टर में जो ग्रोथ आती है वो आईटी की वजह से आती है। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा था कि एक कंपनी है जो कि लंदन में बैठे रीडर्स के लिए अपनी मैगजीन को प्रोड्यूस करती है और उसकी सारी प्रिंटिंग का जो काम है वो इंडिया में किया जाता है। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसके कॉल सेंटर्स या हम यूं कहें कि कस्टमर डीलिंग जो सर्विसेज हैं
वो इंडिया में चलती हैं। ऐसा क्यों होता है? एमएनसीज को अपने प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट कटिंग करनी होती है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा? जब वो अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करते हैं। वो आउटसोर्स करते हैं इंडिया जैसी कंट्रीज में, लाइक डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड इंजीनियरिंग। ये सारी चीजों में इंडियंस बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से ये सारी सर्विसेज जो होती हैं वो इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं हम इंडियंस डेवलप नेशंस को एक्सपोर्ट करते हैं और इसका फायदा हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम किस तरीके से इस फायदे को और बढ़ाएं, यानी किस तरीके से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करें। अब इसके लिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए। अब इन एफर्ट्स में सबसे पहले किया गया कुछ लोकेशंस को सेटअप करना, यानी इंडस्ट्रियल लोकेशंस को बनाना, जिसे हम आज की डेट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कह रहे हैं। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल्स या यहाँ पर रहने वाले वर्कर्स के बच्चों के लिए एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं और साथ के साथ इंडस्ट्रीज को 5 इयर्स का टैक्स एग्जेम्पशन भी दिया जाता है। इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसी के साथ कहीं ना कहीं हमने लेबर लॉज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी की। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि जो लेबर लॉज हैं उनको फ्लेक्सिबल रखा जाए इन कंपनीज के हिसाब से। तो इसी वजह से इन कंपनीज ने क्या करा कि जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं उनको हायर करना शुरू कर दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ परमानेंट वर्कर्स। अब परमानेंट वर्कर्स और टेम्परेरी वर्कर्स में क्या फर्क होता है? अगर आप परमानेंट वर्कर रखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें आप रेगुलर सैलरी देते हैं। सैलरी के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स और कहीं ना कहीं बहुत सारे अलाउंसेस भी देने पड़ते हैं। अब ऐसे में अगर आप टेम्परेरी वर्कर रखेंगे तो उन्हें आपको अलाउंसेस नहीं देने पड़ेंगे, बेनिफिट भी नहीं देने पड़ेंगे। और बहुत सारी एमएनसीज तो टेम्परेरी वर्कर सिर्फ इसलिए रखती हैं कि जब पीक डिमांड होती है तभी इन्हें हायर किया जाता है और जब डिमांड नहीं होती तो ले ऑफ कर दिया जाता है, यानी इन्हें काम से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा एमएनसीज अभी भी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हैं कि फ्यूचर के अंदर ये जो लेबर लॉज हैं उनको फर्दर रिलैक्स करें, ताकि एमएनसीज अपने हिसाब से उनसे 10-10, 15-15 घंटे काम करा सकें, जो कि अभी हो भी रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेप ठीक है या नहीं? तो आज के सेशन में हमने देखा कि कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हैं, बट कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल ये है, हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनीज? ये आपको सोचना है और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसे लिखना भी है। मैं मिलता हूं किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।